अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला गर्ली गैंग के एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे आज के वीलॉग में हमारी मेहमान, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त जिन्होंने यूके से हमें ज्वाइन किया है, नौरीन खालिद हैं। नौरीन खालिद ने अपनी इब्तदाई तालीम तो पाकिस्तान से ही हासिल की, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड आ गई और यहाँ आकर भी इन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन शादी के बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि अपने बच्चों की वजह से ये जॉब नहीं करेंगी। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद नौरीन ने घर में रह के अपने बच्चों की परवरिश करना ज़्यादा मुनासिब समझा। करियर बनाने की बजाय उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचा, और इसी दौरान में बच्चों के बारे में सोचते सोचते उनके साथ क्या हुआ उसका ज़िक्र वो खुद करेंगी। नौरीन ने हमारे साथ बातचीत के दौरान बताया कि अपने बच्चों के स्कूल में एक गवर्नर के तौर पे किस तरह उन्होंने स्कूलों की काउंसलिंग का आगाज़ किया, और आज वो किस तरह यूके के एजुकेशन सिस्टम में अपनी सजेशंस के साथ, अपने काम के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। नौरीन ने अपना करियर अपनी मदरहुड की वजह से छोड़ दिया। एजुकेशन हासिल करने के बावजूद जो उनका मास्टर्स था उसको उन्होंने आगे नहीं चलाया, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल के साथ अपडेटेड रहने के लिए और उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए उन्होंने वॉलंटरीली जिस काम का आगाज़ किया, उसकी वजह से आज वो यूके के तालीमी निज़ाम में एक कुलीदी किरदार अदा करती हैं। उनकी की गई रिकमेंडेशंस, उनकी दी गई सजेशंस, उनकी बेस पे यूके के स्कूलों में बहुत सारी तब्दीलियां भी आती हैं और उसके मुताबिक काम भी किया जाता है। तो यूं देखिए कि जिस करियर को उन्होंने अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, उन्हीं बच्चों की वजह से उनको एक ऐसा काम करने में मदद मिली कि आज भी वो अपने इस वॉलंटियर वर्क के ऊपर बहुत फ़ख्र महसूस करती हैं, और हम लोगों ने भी उनसे बातचीत करके बहुत एंजॉय किया। तो चलिए फिर स्पेस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, हाउ यू डू? बिल्कुल ठीक ठाक। और नौरीन ने सलाम किया तो उनको भी वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा मज़ा आएगा। डॉक्टर शैला मेरी फेवरेट है, उनकी बातें सुन के उनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, तो बस साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं बस ये तारुफ करा दूँ अपना कि मैं इंटीरियर सिंध लारकाना से बिलोंग करती हूँ और बस घर पे ही होती हूँ। हम आपको होम मेकर कह लेते हैं कि आप घर में रह के जी घर की सारा जो अंदरूने खाना सारा निज़ाम है उसमें आप हेल्प करती हैं, बिल्कुल देखती हैं, तो आप होम मेकर हम जी। आपको कह लेते हैं। अच्छा, अभी ना लोग भी थोड़े, तो मैं एक बात मैम शैला से कहना चाहूँगी कि जब वो हमारी स्पेस में आती है ना और जब अपनी अम्मा का जिक्र करती हैं, अपने बाबा का, और ख़ुद भी एक माशाल्लाह से मदर हैं, तो मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी अम्मा बहुत याद आती हैं क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो जब आप बात करती है ना, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसे ना जैसे माँ वाली खुशबू ना वो आती है आपसे। आप मेरी इसलिए फेवरेट हो, मैं इसलिए आपकी बातें बहुत गौर से सुनती हूँ। सना मेरी जान, तू मुझे स्पेस में ओपनली माँ कह लिया कर। मेरे अपने सारे बच्चे मुझे अम्मा कहते हैं, यानी वो मामा या ये वो नहीं कहते, अम्मा कहते हैं, और ऊपर से रज के मेरा मजाक उड़ाते हैं। अभी भी लंच के दौरान में जो बड़े वाले दो हैं उन्होंने वो मेरी मिट्टी प्लीज की है जितनी कि वो जो छोटा है माशाल्लाह, ही इज गोइंग टू बी 11 ऑन दिस 27th। तो वो कहता है कि हाँ जी मामा अब सुनाओ जरा अपनी शिंग्लिश। उसने बोला शिंग्लिश, तो दूजी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ शिंग्लिश का मतलब है शैला की इंग्लिश ना। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ शिंग्लिश हो गई और मेरे लिटरली का मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं चौधरी साहब प्लीज ਤੁਸੀਂ ना रिक्वेस्ट भी ना करो, साड़ी स्पेस तो चल जाओ, मतलब नॉट अलाउड ना, हम सिर्फ औरतें बैठ के इधर बातें कर रहे हैं, हम बंदों को फिलहाल नहीं डाला हुआ, तो ਤੁਸੀਂ आप ही चल जाओ। मैं क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, जाओ शाबाश।
रिक्वेस्ट की थी से कोई बीबी तो नहीं है, चले माइक दे के देखते हैं। ओके हियर गॉन। तो वो सना मेरी जान, मुझे बेशक मैं जब आऊँ तो आप यू कैन कॉल मी अम्मा, आई वुड लव टू बी, मुझे कोई मसला नहीं है। एज में मुझसे एक दिन भी छोटी या बड़ी भी हो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आप छोटी हो मुझसे। तो मैं अब्बास को भी मैं ऐसे ही कहती हूँ, जब भी मुझे छेड़ता छूटता तो मैं यही उसको कहती हूँ ना, और मेरा हाल मैं हूँ जिसके साथ उसने रिश्ता बनाया हुआ है वर्चुअल। अम्मा आज भी कह रहा था, अदरवाइज वो हमेशा कहता मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना है। तो आई एम ऑनर्ड कि आप ऐसा कह रहे हो, और मुझे अफसोस हुआ आपकी। यार लड़कियां साड़ियां आ नहीं रही हैं ते बंदे आई जा रहे ने, मतलब अली अकबर मुफ्ती साहब मोहम्मद औरतें बैठ के क्यूरियोसिटी हो बातें रही करे है जा रहे हैं। उनको क्यूरियोसिटी हो रही है कि देखिए क्या बातें करे, क्या देसी टोटके शेयर कर रही है, तो हम अपनी बेगमात को जाके बताएं, बहनों शहनों को बताएं हम देसी टोटके नहीं शेयर कर रहे। नहीं कर रहे थे, तो प्लीज चल जाओ, मैं भी मुझे करना पड़ेगा आपको ना। तो हम ना यहाँ पे सिर्फ गर्ली गैंग मीन्स के घर लड़कियां हैं इधर ना, औरतें। तो आप प्लीज चले जाओ, शाबाश हैं। चल मेरा वीर जा। यार लड़की तो नहीं है कोई, ओके चले आ जाओ फिर गल करके दसो। अगर कहीं लड़की हो तो आके फिर बता दो कि यस आई एम गर्ल और आई वांट टू बी अमंग यू। तो आ जाए, मैंने माइक दिया है, वहां पर आके बात कर ले, माइक एक्सेप्ट करें, सलाम करें, नहीं तो फिर चले जाएं प्लीज। नहीं भैया अली अकबर साहब ने कोई गल नहीं साड़ी सुननी है, तो फिर आई एम सॉरी, आई विल हैव टू रिमूव यू। लो जी गांज निकाल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं निकाल नहीं सकती। मैनू इन्ना को ट्विटर पे आंदा है क्यों ना नहीं निकाल सकती यार कुड़ियां कितने टुर गई सारियां। और सना मेरी जान, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपकी अम्मी के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। माए यार जिस भी उम्र में जाए ना दुनिया से, जिस भी उम्र में, मेरी माँ मैं अच्छी खासी बड़ी थी और मेरी बेटी भी थी, और जब वो दुनिया से गई हैं, और मैं सारी जिंदगी उनके साथ लड़ती भी रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती रही हैं अम्मा के साथ, नजरियाती इख्तलाफात थे मेरे उनसे। शी वॉज ए डेड प्रैक्टिकल लेडी, और मैं इंतहाई आइडियल किस्म की नजरियाती किस्म की खातून। तो लेकिन जाहिर है वो हमेशा बताती समझाती रही हैं, तो अब उनकी बताई हुई बातें उनके जाने के बाद ज्यादा गाइडलाइन है मेरे लिए। उनकी जिंदगी में इतनी थी या नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे उनसे ज्यादा प्यार हो गया। बिल्कुल। मेरी अम्मा तो 45 इयर्स की थी जब वो इस दुनिया से चली गई। 2012 की ये so बात है, young, तब मेरी भी एज so young, जी so young। हम दुआ किया करें बस वही वाली, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कसरत से जब भी वो याद आए तो ये सोच के कितनी खूबसूरत दुआ ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में सिखाई है, कि जिसका मतलब ये है कि हमारे रब मतलब हमारे जो वालिदैन हैं उन पे उस तरह से रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने मुझ पे रहम फरमाया जब मैं छोटा या छोटी थी। जी वहाँ थैंक यू सो मच। मैं बस आपकी बातें सुन रही थी, शुरू से तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे सबकी स्टोरी सुन के। अल्लाह सबके माँ बाप को जो हयात है लंबी ज़िंदगी दे, और जो नहीं रहे हमारे साथ दुनिया में उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट feeling and emotion which I don't think it's possible to overcome. और अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, और वो है हमारी नोरी। हमारी आज की ईद की हमारे गर्ली गैंग की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं आज नौरीन खालिद। और नौरीन खालिद मुझे ये मालूम है कि ये यूके में रहती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खातून है, मतलब हमारी गर्ल हैं, सॉरी मतलब ये मुझे माफ़ करना, तौबा नऊज़ुबिल्लाह खातून नहीं कहना, लड़की है हमारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये। और इनकी जो अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी में, जो इनका सचमुच का जो लाइफ पाथ है ना, लाइफ पाथ नंबर वाला नहीं, लाइफ पाथ इनका वो बहुत चैलेंजिंग रहा है और बड़े बड़े काम किए इन्होंने। तो आज हम इनसे पूछेंगे इनके बारे में कि नौरीन जो है वो कब कहाँ कैसे पैदा हुई, फिर बड़ी हुई, फिर ब्रॉट अप, फिर यूके आके इन्होंने जो किया, अपने बच्चों को कैसे रेस कर रही हैं। तो वी विल टॉक टू हर
लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव फन विद हर। फिर ऊपर से एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, तो उसके बारे में ये क्या बताएंगी, मैनू हले कख नहीं पता। ये जैसे जैसे बताती जाएंगी वैसे वैसे हम बातचीत करते जाएंगे। तो नौरीन, बाकायदा हम आगाज करते हैं। तो जी नौरीन, प्लीज ओवर टू यू, आप बताइए अपने बारे में। थैंक यू शैला, आपने इतनी लंबी चौड़ी जो इतनी अच्छी मेरी तारीफ की है उसका, मुझे लगता है एक बात तो वो उसके मैं मुझे लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है जिसके मैं काबिल नहीं। और दूसरा, सदफ की स्पेस इतनी अच्छी स्पेस थी, मुझे इतना मज़ा आया था उस स्पेस में कि मुझे लगता है कि द बार हैज़ बीन सेट सो हाई कि अब उसके बाद जो स्पेस होगी वो उसका मुकाबला करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। लेकिन बट आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, और आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप इधर आए हुए हैं सुनने के लिए। मैं क्या हूँ, मैं आजकल तो मैं जैसे सना कह रही थी, मैं होम मेकर हूँ, घर में रहती हूँ, घर को देखती हूँ और साथ में स्कूल की गवर्नेंस करती हूँ। अगर शुरू से चलें तो मैंने एमएससी की जेनेटिक्स में, फिर एमफिल किया यहाँ से। जब मैं कर रही थी उस वक्त मैं पढ़ा भी रही थी, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी में एमएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। फिर इसी दौरान शादी हो गई मेरी, और मेरी पहली जो बेटी है सारा, वो पैदा हुई। तो उस वक्त मेरे मियाँ जो हैं वो डॉक्टर हैं, वो अपना कर रहे थे जो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो वो रजिस्ट्रार थे। और उस ज़माने का जो इंग्लैंड का सिस्टम था, तो मैं पैदा मैनचेस्टर में हुई थी यहाँ पे। जब मेरे पेरेंट्स इधर आए थे, मेरे फादर यहाँ पढ़ने आए थे, उसके बाद मैं 2-2.5 साल की थी, हम वापस पाकिस्तान चले गए थे। तो काफ़ी सारी स्कूलिंग मेरी पाकिस्तान में हुई। फिर हम लोग मेरे फादर जो थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से श्रीलंका चले गए थे, वहाँ पे हम 3 साल रहे, तो थोड़ा मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गई, और फिर मैं एमफिल करने के लिए इंग्लैंड आई थी। नॉरिच में एक जॉन इनिस इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है प्लांट जेनेटिक्स की, तो उसमें से मैंने वहाँ से एमफिल किया। इसी दौरान शादी हो गई, फिर बेटी हो गई। और जो हस्बैंड है मेरे खालिद, वो उस वक्त अपनी क्वालिफिकेशंस कर रहे थे। उस वक्त का था कि आप पहले आप हाउस जॉब करते हैं, फिर आप रजिस्ट्रार, फिर सीनियर रजिस्ट्रार, फाइनली कंसल्टेंट। तो उस वक्त वो रजिस्ट्रार थे, तो 1 साल एक हॉस्पिटल में होते थे, दूसरे साल दूसरे हॉस्पिटल में उनकी रोटेशन होती थी। और चूँकि मेरी बेटी भी पैदा हो गई थी, प्लस 1 साल का हम मूव कर रहे थे, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं जॉब नहीं करती, मैं अपने घर में रह के बेटी की परवरिश करती हूँ। और वैसे भी जॉब करना, 1 साल का जॉब करना और फिर मूव करना ज़रा मुश्किल होना था, तो दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू। तो मुझे एक जो मैं बहुत पैशनेटली बिलीव करती हूँ कि ख़वातीन जो अपना ज़िंदगी में अपना मकसद करें, अगर वो ख़ुद अपनी फ्री चॉइस से करें, तो जो भी वो चूज़ करें वो उनके लिए सही है। जब मैंने चूज़ किया कि मैंने जॉब नहीं करनी बेटी के बाद, तो वो मेरे लिए सही था। कोई ख़वातीन हैं, वो उनको कईयों को तो ज़रूरत होती है, उनको करना पड़ता है, कई ज़रूरत नहीं भी होती, तब भी उनका दिल चाहता है कि वो करें, तो वो भी ठीक है। तो एज़ लॉन्ग एज़ जो आपकी चॉइस है, आपने ख़ुद चूज़ किया है, आपने प्रेशर आप पे किसी का नहीं था कि जॉब मत करो या जॉब ज़रूर करो। जो भी आपको सुकून मिलता है, जो आपकी फैमिली लाइफ के साथ है, वो आपके लिए सही डिसीजन है। हम ख़वातीन जो है, हम काफ़ी अगर जॉब कर रही हैं तब हम गिल्टी फील करते हैं कि हमने घर को नेग्लेक्ट किया हुआ है। अगर हम जॉब नहीं करते तो हम गिल्टी फील करते हैं कि जी हमने इतना पढ़ लिख के हम उसको गंवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, इससे हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए ख़वातीन को, कि अगर आप जो भी करें, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, जो आपने लाइन चुनी है, चाहे घर में रहने की, चाहे जॉब करने की, वो आपकी अपनी डिसीजन अगर है, तो किसी और को कोई हक नहीं पहुंचता कि आपको कहे कि सही थी कि गलत थी। जो मेरी डिसीजन है वो मेरे लिए सही है, वो किसी और के लिए शायद बिल्कुल गलत हो। इसलिए मेरे लिए मुझे ये था कि नहीं, मैं घर में रह के बिकॉज एक साल के लिए मूव करना है, उसमें आप 1 साल के लिए जॉब अप्लाई करें, तो बाय द टाइम आपको जॉब मिलेगी, आप उसमें सेटल हो, आपको फिर मूव करना पड़ेगा। प्लस छोटी सी बच्ची थी, उसको हर साल के बाद मैं मूव करूं, और हर साल मैं नया ढूंढूं कोई चाइल्ड माइंडर, तो वो भी मैं नहीं चाह रही थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ, अपनी बेटी की को देखभाल करती हूँ। फिर वो उसके बाद मेरी सेकंड बेटी हुई। जब सेकंड हुई तो मैंने सोचा कि अब मैंने पहली बेटी को
पूरी तवज्जो दी थी, तो मैं सेकंड के साथ ये कैसे करूं कि जी अब क्योंकि उस वक्त तक मेरे हस्बैंड को अपना उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, उनकी परमानेंट पोस्ट हो गई थी, वो कंसल्टेंट बन गए थे, तो अब हम सेटल थे एक जगह पे। तो करना चाहती तो मैं टीचिंग में वापस जा सकती थी, रिसर्च में जा सकती थी, पर फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि नहीं, मैंने एक बेटी को तो 100% अपनी टोटल तवज्जो दी है, जो दूसरी का क्या कसूर है कि उसको मैं ना दूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं घर में बैठूं, तो मैं सेकंड के लिए भी घर में रह के उसके लिए भी मैं फुल टाइम मम बनती हूँ। जब वो स्कूल की एज की हो गई तो मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई महा। उस वक्त फिर मैंने वही सोचा कि नहीं, 2 बेटियों को मैंने अपनी तवज्जो दी है, उनकी जो मैं सारा वक्त उनके पास थी, स्कूल में उनको खुद ड्रॉप करती थी, खुद मैं उनको पिक करती थी, स्कूल का कोई फंक्शन मैंने शायद ही कभी कोई मिस किया हो, तो तीसरी का क्या कसूर कि उसको बाकी 2 से डिफरेंट ट्रीट करूं मैं। तो मैंने तीसरी के लिए भी मैं घर पे रही। फिर मुझे इतनी मज़ा आ गया घर में रहने का कि मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे वापस जॉब पे जाना मुझे मुश्किल लगेगा। मुझे ये जो है ना, घर में रहना, बच्चों के लिए रहना, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ करना मुझे। और दूसरा ये कि मेरे चूँकि वालिदैन पाकिस्तान में थे, तो जॉब के साथ होता है कि ज़ाहिर है आप लंबी छुट्टियां नहीं ले सकते, जब आपका दिल उठे करे आप नहीं जा सकते। तो मुझे इसमें एक अट्रैक्शन ये भी थी कि जब मेरा दिल करता था मैं पाकिस्तान चली जाती थी, और स्पेशली जब बच्चियां छोटी थी तो स्कूल में उनका इतना नहीं होता था, तो अपनी आराम से मैं अपना कर सकती थी। तो फिर फाइनली मैंने ये सोचा कि ठीक है, अब मेरा ठीक जितना पढ़ा था मैंने वो तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मैं घर पे रह के अपनी बेटियों को परवरिश करूँगी। लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड कुछ रहता था कि भी मैंने एजुकेशन से मेरा इतनी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि मैं वापस उसमें जा सकूँ। फिर जो मेरी बड़ी बेटी थी वो सेकेंडरी स्कूल में गई, तो वो एक दिन घर आई तो स्कूल की तरफ से नोटिस लेके आई कि पेरेंट गवर्नेंस के इलेक्शन हैं, तो जो खड़ा होना चाहता है वो ये फॉर्म फिल करके भेजे। तो अब मैंने सोचा कि हाँ, ये उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था गवर्नेंस क्या होती है स्कूल की। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं फॉर्म फिल करके भेजूं, मुझे कुछ पता करना चाहिए। फिर मैं स्कूल गई तो वहाँ चेयर ऑफ गवर्नेंस है, उससे मैंने बात की कि ये गवर्नेंस क्या होती है, इसमें कितना टाइम देना पड़ता है, इसमें आप जॉब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उन्होंने मुझे सारा बताया कि मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ती हैं जो यूजुअली शाम में होती हैं, इतनी नहीं होती। टर्म जो स्कूल का टर्म 3 टर्म्स होते हैं, हर टर्म में कोई 2 या 3 मीटिंग्स होंगी। फिर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा अपने लिए कि इससे मेरा एजुकेशन से वापस ताल्लुक जुड़ जाएगा, स्कूल से वापस मेरा ताल्लुक जुड़ जाएगा, लेकिन मेरी फैमिली लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, इतना ज़्यादा बर्डनसम नहीं है। मैं महीने मतलब हर 3 महीने में 2-3 मीटिंग्स मुझे करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा उसके प्रिपेयर पहले करना पड़ता है, आपको रीडिंग उसकी करनी पड़ती है, लेकिन वो तो आराम से घर पे रह के की जा सकती है। तो ये मैंने सोचा कि चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो इससे पहले मैंने एडल्ट एजुकेशन में भी काम किया था, जो हम उसमें जो स्कूल गोइंग एज से बाद जो एडल्ट जाहिर जो नाम से पता चल रहा है, उनको मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। तो उनमें भी कई लोग ऐसे आते थे जो स्कूल से निकल चुके थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली थी, तो अब वो चाह रहे थे कि वापस बैठें, थोड़ा पढ़ें और एग्ज़ाम्स दे सकें। तो उनको मदद करने में मुझे बहुत ही लुत्फ़ आता था, बहुत सैटिस्फाइंग जॉब था ये। एक जैसे कोई शख्स थे, उनकी काफ़ी उम्र, कोई 40-45 उम्र के थे, तो वो कहते थे कि जी, उन्होंने बताया मुझे कि मैंने स्कूल अब आके वो डायग्नोस हुए थे कि उनको डिसलेक्सिया वगैरह था। जब वो स्कूल में जाते थे उस वक्त कोई डायग्नोसिस नहीं था, तो चूँकि उनकी जो ये स्पेशल नीड थी उसको स्कूल वालों ने उन्होंने डायग्नोस किया, ना पहचाना, ना उसके लिए कोई केटर किया, तो वो उनको स्कूल का काम जो था वो मुश्किल लगता था। चूँकि मुश्किल लगता था तो वो थोड़ी पढ़ाई में पीछे होते जा रहे थे। तो कहते जब मैं पीछे हो रहा था तो मुझे टीचर्स भी और सारे लोग कहते थे तुम तो बहुत डम हो। तो जब लोगों ने मुझे ये कहना छोड़ दिया तो मेरा दिल ही उजाट हो गया, मैंने पढ़ाई से बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो मैंने स्कूल जब मैंने छोड़ा तो मैंने कोई भी, मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ होनी चाहिए, कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेरे पास। यहाँ पे जो है
पाकिस्तान में हम उसको मैट्रिक कहते हैं, उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे हम उसको GCSE कहते हैं, और पाकिस्तान का जो FSC है वो यहाँ पे A लेवल्स होता है। तो कहते हैं कि मुझे GCSE मैंने सोचा मैं करूँ ताकि मैं थोड़ी सी बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो अब चूंकि पता था कि उनको डिसलेक्सिया, तो इस तरह हम उनको पढ़ा सकते थे कि उनको स्ट्रेटजीज बताएंगे किस तरह आपने उसको ओवरकम करना है। तो ये जो काम था इससे मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी। तो लेकिन वो जिस एडल्ट एजुकेशन सेंटर जहाँ पे था, वो इवनिंग की क्लास थी जो मेरे लिए सूटेबल थी कि मियाँ घर पे आ जाते थे, वो बच्चों को देख लेते थे, मैं चली जाती थी। फिर वो जो क्लास थी वो बंद हो गई, जो बाकी जो उसको टाइम उसका मूव किया तो वो फिर सूटेबल नहीं था, तो वो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो इसलिए फिर गवर्नेंस मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत सूट करेगा कि मैं शाम में होती मीटिंग्स में जा सकती हूँ, हर रोज़ नहीं है, और जो उसकी बैकग्राउंड रीडिंग करनी है वो आराम से मैं अपने घर में अपने टाइम पे कर सकती हूँ। तो वो इस बात को कोई 12-15 साल हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं करती हूँ। तो मैंने इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। जो पेरेंट गवर्नर्स होते हैं वो आपको पूरी, आप इलेक्शन में खड़े होते हो, आप बताते हो कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं। फिर जो सारे स्कूल के पेरेंट्स हैं वो वोट देते हैं। तो 2 सीटें थी और हम लोग 3 खड़े हुए थे। तो मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले तो एक मैं इलेक्ट हो गई, एक कोई दूसरे हजरत थे वो इलेक्ट हो गए। तो इस तरह मेरे गवर्नेंस का करियर जो था वो एज ए पेरेंट गवर्नर शुरू हुआ। तो उसके बाद बस फिर मुझे जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि गवर्नेंस क्या होती है, तो मुझे बहुत उसमें मज़ा आना शुरू हुआ कि मुझे बहुत ही मैं एंजॉय करती हूँ। तो अब मैं उसको काफ़ी सीरियसली लेती हूँ। अब मुझसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मेरा जॉब जो है वो गवर्नेंस है। तो हालांकि जो गवर्नेंस है बाय लॉ वॉलंटरी पोजीशन है। इंग्लैंड का जो लॉ है उसमें आप जो स्कूल गवर्नेंस है, वी कैन नॉट बी पेड टू गवर्न स्कूल्स। तो हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, हम वॉलंटरी के तौर पे ये काम करते हैं। तो एक्चुअल फिगर्स तो फिलहाल किसी नहीं हैं किसी के पास कि कितने गवर्नेंस है, लेकिन यही ख्याल किया जाता है कि ये जो गवर्नेंस है ये इंग्लैंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्सेस है, क्योंकि हर स्कूल को बाय लॉ एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, और हर गवर्निंग बॉडी में तकरीबन कम से कम 7-8 तो गवर्नर्स होते ही हैं। और ये जो सारे गवर्नर्स हैं इनमें किसी को भी आप पे नहीं कर सकते, वी कांट चार्ज फॉर बीइंग अ गवर्नर। आप एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो कि जैसे अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल करके आते हो तो आप उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, या कोई पेरेंट है जिसका कोई और छोटा बच्चा है, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए उसको कोई चाइल्ड माइंडर चाहिए, तो वो चाइल्ड माइंडिंग कॉस्ट आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए जो आपका एक्सपेंसेस है वो आप लीगली आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप इसके अलावा आपको तनख्वाह नहीं मिलती है क्योंकि ये वॉलंटरी रोल है। तो इस तरह पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तो अब जो है मैं 2-3 स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व हूँ। जिसमें शुरू किया था उसके साथ मैं अभी भी हूँ, हालांकि मेरे तीनों बच्चे उसी स्कूल से पढ़ के अब जा चुके हैं। तो अब मैं पेरेंट गवर्नर नहीं हूँ, अब मैं वैसे अपॉइंटेड गवर्नर हूँ वहाँ पे। और एक और स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है, उसमें मैं गवर्नेंस करती हूँ। और एक तीसरे स्कूल ने मुझे कहा है कि मैं उनको भी ज्वाइन करूँ, तो उनको भी मैंने ज्वाइन किया। और जो बाकी बातें मेरी है कि मैं कहाँ तक पहुँची, तो वही जो अभी हम पहले बात कर रहे थे डॉक्टर शैला और सना के, जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बनाते हैं जो हम हैं। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने जो भी आजकल हो, मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों की वजह से हूँ। मेरे जो नाना थे उन्होंने किया था, लॉ पढ़ी थी और प्रैक्टिस भी करनी शुरू की। फिर थोड़ी देर बाद उनको कहते हैं उन्होंने कि मैंने सोचा कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो गिल्टी नहीं है, आपको पता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन कई दफ़ा उसको बचाने के लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है या आपको दूसरे के ऊपर काफ़ी अटैक करना पड़ता है। तो फिर मेरे नाना कहने लगे, ये मुझे पसंद नहीं आया। कि मैंने कहा नहीं, लॉ मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। नाम भी उनका सादिक था और काम भी वो बिल्कुल सच उनको बहुत अजीज था। तो उन्होंने कहा कि लॉ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने फिर लॉ छोड़ दी और फिर उन्होंने फार्मिंग शुरू की। तो वो इंडियन पंजाब में होते थे, तो वो सिंध में आ गए, हैदराबाद
तो सना आप जब कह रही थी लाड़काना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे ही सूबे की हैं। तो उन्होंने आके सिंध में आके हैदराबाद में उन्होंने अपने शुरू किया। और जो मेरे दादा थे वो उन्होंने कॉटन ब्रीडिंग वगैरह में किया था। उनका पाकिस्तान में काफ़ी बहुत काम था। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज उन्होंने काम करने में उनकी काफ़ी हाथ था, पाकिस्तान कॉटन कमेटी बनाने में लूँगा। और ये बात मुझे समझ में आती है ज़ाहिर है कि उस ज़माने की बात है 1920s 30s की, कि उस वक़्त कौन, आजकल भी लोग बेटियों को दूसरे शहर भेजते हुए थोड़ा सा सोचते हैं, उस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरे नाना ने कहा कि जितना को आप यहाँ पढ़ सकते हो, बटाला में जितने स्कूल हैं वो जहाँ तक आपको तालीम देते हैं आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो मेरी नानी और उनकी बहनें सारी, उन सबको मेरे परनाना ने स्कूलों में डाला था। बल्कि मेरी नानी बताती हैं कि सारे उस वक़्त वो पूरा बुर्का वगैरह पहन के जाती थी स्कूल। वो और उनकी बहन एक दफ़ा की स्कूल ही जानी थी, तो रास्ते में कोई 2 हज़रात खड़े हुए थे, तो किसने पूछा ये लड़कियां कौन है जो इस वक्त घर से जा रही हैं। तो दूसरा जो साहब थे उन्होंने मेरे परनाना का नाम लिया कि उनकी बेटियां हैं, ये स्कूल जा रही हैं। तो उसने कहा कि स्कूल जा रही है, उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेज दिया, वो तो इतने अच्छे ख़ानदान के हैं, वो बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। तो बस ये था कि मेरे परनाना का भी था कि नहीं, बेटियां या हों या बेटे हों, पढ़ाई दोनों के लिए ज़रूरी है। तो यही बैकग्राउंड हमारा है कि मेरी जिस घर में नानी को भी स्कूल भेजा जाए तो उसमें आप खुद सोच लें कि बेटियों की जो तालीम है उस पर कितना जोर दिया जाता है। तो इसीलिए जब इंग्लैंड आई थी अपनी एमफिल करने के लिए, तो वहाँ मैं पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया। जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे मिल गई है। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, आपको मिल गई, आप जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जाओ और पढ़ो। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे भेजा यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो पढ़ाई हमेशा मेरे ख़ानदान में बहुत रही है, और यही हाल मैं अपनी बेटियों को भी, कि हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपने कौन सी लाइन पे जाना है। हालांकि 2 बड़ी जो मेरी बेटियां हैं दोनों ने मेडिसिन ली है, तो लोग समझते हैं कि शायद उनके फादर जो हस्बैंड मेरे वो डॉक्टर हैं, तो शायद उनकी वजह से उनको फोर्स करके हमने मेडिसिन में डाला है। तो ये बात बिल्कुल नहीं थी। हमने उनको तीनों को कहा है कि जो आप दिल करे आप पढ़ें, एज लॉन्ग एज आप पढ़ें। बस ये हमारा है कि आपको पढ़ना ज़रूर है, आपको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए, आपको कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकें, आप किसी के मरहूने मिन्नत ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। बाकी आगे आपने काम करना है नहीं करना वो आपकी अपनी, जिस तरह मैंने भी पढ़ा लेकिन मैंने आगे जॉब नहीं की, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो तो यही जो था कि हमारी ख़ानदानी ट्रेडिशंस यही हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए और लड़कों को भी पढ़ाया जाए, और इसमें कोई वो कोई फ़र्क नहीं डाला जाए कि नहीं बेटा है वो पढ़ेगा तो बेटी नहीं पढ़ेगी। तो बेटा भी तो भाई ने भी मेरे बाहर जाके पढ़ा, मुझे भी बाहर आने की इजाज़त मिल गई पढ़ने की, कि बेटा हो या बेटी हो पढ़ाई दोनों। और इस्लाम भी ये कहता है, इस्लाम भी ये जो है कोई इस्लाम की तरफ से कोई हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़कियां ना पढ़ें, बिल्कुल आप पढ़ें। तो इसलिए मैं ये भी वजह है कि मैं कहती हूँ कि जो मैं आजकल हूँ वो अपनी फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से हूँ, कि मेरे शुरू से जो हमारी फैमिली है उन्होंने लड़कियों की पढ़ाइयों पे बहुत जोर दिया और बहुत उस पर किया। तो जिस तरह मेरी नानी पढ़ी, फिर मेरी अम्मी जो थी उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, तो वहाँ पे वो भी पढ़ी। फिर जब वो शादी के बाद इंग्लैंड आ गई थी, यहाँ से भी उन्होंने एडमिशन ली थी पढ़ने के लिए। फिर मैं पैदा हो गई तो फिर वो उनका बीच में रह गया। लेकिन वही है कि लड़कियों की पढ़ाई पे कभी हमारे ख़ानदान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। और आई थिंक अगर पाकिस्तान में ज़्यादा लोग ये सोचें, पाकिस्तान के अब आजकल जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वो भी बहुत उससे दिल दुखता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा। आप उन पे एतमाद करें, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और उनको बताएं क्या सही है कि क्या गलत है। सही और गलत का फ़र्क समझा दें, और फिर लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये है मेरी छोटी सी हिस्ट्री कि मैं किस तरह गवर्नेंस में आई। तो
اور اگر آپ نے کچھ سوال شہلا اس کے بارے میں پوچھنا ہے یا آگے تو پھر میں حاضر ہوں. بہت شکریہ نورین، سچی مجھے بڑا مزہ آیا یہ جان کے. اور نورین بہت بہت ہی اچھا لگا مجھے آپ کی بات چیت سن کے، اور بڑی تسلی ہوئی، بڑا حوصلہ ملا کہ کبھی کبھار اگر میرے ذہن میں یہ بات آ بھی جاتی ہے کہ چھوٹے والے 3 بچے، اسپیشلی جو چھوٹے والے 2 ہیں، ان کی وجہ سے میں نے اپنے کیریئر کو ایک ہالٹ دیا ہے، تو وہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور جو علم ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. نورین مطلب آپ کی ماشاءاللہ بات چیت سننے کے بعد بڑی تسلی ہوئی ہے، اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنا جو ایز اے مدر جو آپ کا کردار تھا، یعنی بیٹی کے اسکول سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ آپ دیکھیں، اور وہاں سے آپ نے یہ گورننس والا جو کام ہے یہ شروع کیا، اور اب ماشاءاللہ آپ جس طرح سے کر رہی ہیں، تو آپ کی ساری وہ چیزیں کمبائن ہو گئی نا. آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا، پلس آپ پڑھی لکھی تھی، پلس آپ ماں تھی، تو وہ جو آپ نے 3 بیٹیوں کی تربیت کے چکر میں جو سیکریفائس کیا، تو آپ کو آپ کا مکمل اس کا پے بیک مل گیا. کہ مان لیا کہ آپ کو پیسوں کی فارم میں نہ مل رہا ہو، لیکن ہر چیز پیسہ تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ کی صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں، آپ ایک ایسی اس میں ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ انگلینڈ میں وہاں پہ آپ کا کیا رول ہوگا، لیکن آئی ایم ریڈی ٹو بیٹ کہ اسکولوں کے اندر ہونے والی کوئی تبدیلیاں، کوئی ترجیحات، کوئی ریکمنڈیشنز، تو آپ کی ریکمنڈیشنز پہ چیزیں چینج ہوتی ہوں گی. تو یہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اٹس مارولس، اور یو آر ڈوئنگ آل دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا، نہ آپ کے جذبے کو، نہ آپ کی تعلیم کو، نہ آپ کے ایموشنز کو. کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ واپس آ ہی جاتا ہے سارا کچھ. تو میں گورننس کا بتا رہی تھی کہ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا کہ گورننس کا جو رول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ہے اگر انگلش میں بولتی ہوں کہ ہم اسٹریٹجک اوورسائٹ، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا جو کام ہو رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ہم انوالو خود جا کے نہیں کرتے، چاہے ہمارے پاس اب جیسے مجھے ٹیچنگ میں کرتی ہوں، لیکن میں ان کو یہ نہیں کہوں گی جا کے، یہ میرا رول نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ جی آپ اس سبجیکٹ کو اس طرح پڑھائیے. اب جیسے میرا بیک گراؤنڈ سائنس میں ہے، تو میں ہرگز میرا یہ رول نہیں ہے کہ میں سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں اور ان کو کہوں کہ جی آپ اس ٹاپک کو اس طرح پڑھائیے، یا اس ٹیسٹ میں آپ یہ بچوں سے یہ پوچھیے، یا جب بچے آپ کو کام کر کے دیں تو آپ اس کو اس طرح مارک کریں، اس کی مارکنگ پالیسی کریں. یہ سارا کام ہمارا کام نہیں ہوتا، چاہے اگر ہمیں آتا بھی ہو تب بھی ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ کام ہمارے جو اسٹاف، جو اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہے اور جو ٹیچرز ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، آپ نے جو مارکنگ پالیسی کی ہے اس سے بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے کھڑے ہو کے صرف دیکھتے ہیں اور خود نہیں کرتے. اس کو ایک طریقے سے اس طرح بھی سمجھاتے ہیں کہ ہم نظر رکھتے ہیں لیکن ہم اس میں خود ہاتھ ڈال کے اس کا کام نہیں کرتے. تو گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف دیکھیں کہ کام جو پیسہ جو گورنمنٹ سے آتا ہے وہ کس طرح. اب ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو گورنمنٹ نے، جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیے، ہمارا کام یہ نہیں ہے ان کو کہنا کہ اس 100 پاؤنڈ کو آپ یہاں پہ خرچ کریں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کو 100 پاؤنڈ گورنمنٹ نے دیے تھے، جہاں پہ آپ نے خرچ کیے اس کا فائدہ بچوں کو کیا ہوا. تو یہ ہمارا
हमारा काम ये होता है कि हम उनसे ये पूछें कि आप हमें समझाइए कि जो आपने पैसा खर्च किया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली है ग्रांट बच्चों की, उसको आपने जिस तरह खर्च किया है, क्या आपने बिल्कुल सही तरह से खर्च किया है? कोई जो वैल्यू फॉर मनी है, जो आप जहाँ भी आप खर्च कर रहे हैं, क्या वो बेहतर तरीके से खर्च हो सकता था, या आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से खर्च किया है? तो ये हमारा जॉब होता है कि हम इस तरह देखें, और प्लस हम देखें कि स्कूल का बिहेवियर कैसा है। अब हमारा ये हमारा जॉब नहीं है कि हम स्कूल में जाएं और कहें कि जी आपने इस बच्चे को, आपने बिहेवियर को इस तरह आपने कंट्रोल करना है। हमारा जॉब ये है कि जब हमारी मीटिंग हो, हम उनसे पूछें कि जो बिहेवियर आपकी पॉलिसी है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। स्कूल में अगर बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो सवालात पूछते हैं वो हमारा काम है। हम अटेंडेंस भी देखते हैं। अब हम जाके ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा नहीं आया तो हम उसके घर नहीं पहुंचेंगे कहने के लिए कि बच्चे को स्कूल भेजिएगा। उसके माँ बाप से हम पूछेंगे नहीं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा। हम स्कूल से पूछेंगे कि आप बताइए कि आपके जो अटेंडेंस फिगर्स हैं, वो पहले तो हमें वो बताइए कि आपके अटेंडेंस फिगर्स क्या हैं। गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी लिमिट्स सेट की हुई है कि इस तरह होना चाहिए। हमें नेशनल फिगर्स भी मिलते हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं। हमारे आसपास के जो स्कूल हैं हम उनसे कंपेयर करते हैं। अगर हमारा अटेंडेंस कम है तो हम कहेंगे जी देखें, हमने नेशनल फिगर से अपनी स्कूल की कंपेयर की है, हमारे आसपास जो नेबरिंग स्कूल्स हैं उनसे हमने अपनी स्कूल की अटेंडेंस का फिगर कंपेयर किया है, तो हमारा थोड़ा कम आ रहा है। तो आप बताइए ये कम क्यों है और आप इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म के सवालात हम पूछते हैं। फिर जो बच्चे, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया था जब मैं एडल्ट एजुकेशन में थी, कि उस एक जो साहब थे, उनकी स्पेशल नीड्स थी जो उस वक्त नहीं रिकग्नाइज की गई, डायग्नोज नहीं हुई, उसकी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया बगैर किसी क्वालिफिकेशन के। तो अब हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप बताइए कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनकी स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं, और आप बताइए कि आपने क्या क्या किया है उन स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए। हर बच्चा जो है, चाहे उसकी नीड्स हो कि नहीं हो, उसका हक बनता है उसको एजुकेशन देने, अच्छी एजुकेशन का। तो क्या आप हम ये सवाल पूछते हैं अपने हेड टीचर से और टीचर से कि क्या आप हमें गारंटी कर सकते हैं, आप हमें किस तरह बता सकते हैं कि हर बच्चा जो हमारे स्कूल में आता है वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच रहा है। तो इस किस्म के सवाल जो पूछना है वो गवर्नेंस पे आता है। फिर एक बड़ा होता है कि कभी पेरेंट्स को जो होते हैं उनको कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं स्कूल के साथ। तो पहला मरहला तो ये होता है कि स्कूल के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मदर हूँ और मुझे कोई कंप्लेंट थी, शिकायत थी स्कूल से, तो मैं पहले अपनी टीचर से बात करूँ कि जी मेरे बच्चे के बारे में मुझे ये शिकायत है। तो वो टीचर कोशिश करेंगे उसको हल करने की। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर मैं हेड टीचर को ख़त लिखूँ कि जी ये मेरी शिकायत है मेरे बच्चे के बारे में, आपने इसके बारे में मेरी मदद करनी है। अगर मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर गवर्नेंस को लिखा जाता है। फिर गवर्नर जो है वो बैठ के वो कंप्लेंट पैनल बनता है, उससे हम स्कूल से भी पूछते हैं कि जी हमें पेरेंट ने ये कंप्लेंट की है, आप बताइए। आप दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी हम सुनते हैं और फिर हम करते हैं। कई दफ़ा हम स्कूल को कहते हैं कि यहाँ आपकी गलती है, आपने ये काम ठीक नहीं किया था, तो आप इसको सुधारिए। या अगर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़्यादा हो या उनको समझ नहीं आ रहा हो तो फिर उनको समझाते हैं कि ये जो है, जो आप समझ रहे हैं कि गलत हुआ स्कूल से, तो स्कूल ने असल में गलत नहीं किया था, ये बात थी। तो ये इस तरह का रोल जो है, गवर्नेंस का रोल यहाँ तक आता है। तो अगर आप में से कोई बिजनेस से एसोसिएटेड है, कंपनी से, तो गवर्नेंस का रोल जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जैसा है कि आप खुद काम नहीं करते, सिर्फ आप उनको लुक आफ्टर करते हैं। जी साइमा। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, सॉरी मेरी थोड़ी सी मिस होगी आपकी इस पे। वालेकुम। तो बहुत इंफॉर्मेटिव है और यू नो लाइक आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर पेरेंट्स एज वेल। मेरे ख्याल में यूके हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, थोड़ी बहुत जो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में जो राइट्स हैं ना पेरेंट्स के वो पता होने चाहिए। तो गवर्नर्स जो होते हैं ना वो आप दे कैन गाइड अस। अच्छा, मेरी ना बड़ा
ایک سمپل سا سوال ہے ان ریگارڈس ٹو اٹینڈنس کہ جو اٹینڈنس ہے آپ کا اس میں پیرنٹس کا کتنا ایک رائٹ ہوتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتی ہے نا کہ آپ کی جو کچھ چھٹیاں تو وہ ہوتی ہیں نا جو اپروو نہیں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں نا. جس طرح آپ عام کوئی چھٹیاں ہوں بچے نے اگر لیو ہی ہوں, کچھ وہ ہوتی ہیں جس طرح میڈیکل لیو ہوتی ہے وہ بھی اس کو اپرووڈ اس میں آتی ہے, لیکن اس سے بھی وہ اٹینڈنس کا بچے کا اسٹل دے ڈو کاؤنٹڈ ایز این ایبسنٹ, تو بچے کی اٹینڈنس لو ہی اس میں ہوتی ہے نا. تو جو جس طرح جن بچوں کی اگر آپ ابھی آپ اسپیشل نیڈ کی بات کر رہی تھی نا, جن بچوں کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں اور اسکول کے پاس ان کی فائلز وغیرہ سارا ہوتا ہے, ریکارڈ بھی ہوتا ہے, لیکن جو ہر سال جب بچہ نئی کلاس میں جب جا رہا ہوتا ہے نا اور اس کے بعد ان پیرنٹس کو جو ہر سال ایک ہی سٹوری دوبارہ سے ریپیٹ کرنی پڑتی ہے نا ہر ٹیچر کے ساتھ, اور ان کو ہر دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ جی اگر بچہ نہیں آ رہا یا اس کے اسکول یا ایک اور بھی اگزامپل جن بچوں کو انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اور اس کی وجہ سے بھی بعض بار دے گیٹ پینک اٹیکس اینڈ دین دے آر ناٹ ایبل ٹو اٹینڈ دی اسکول ان سم مارننگس, اور اگر اس کے ساتھ اسپیشل نیڈز ہو تو پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں پیرنٹس کے ایک تو رائٹس کتنے ہوتے ہیں کہ اگر اٹینڈنس سے ریلیٹڈ, اور جو اسکول بہت زیادہ جب پیرنٹس کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے نا اور وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کا بچہ اسکول نہیں آ رہا, آپ کا بچہ اسکول نہیں آ رہا, یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ ہی اور شی کمس ٹو اسکول, تو اس میں پیرنٹس کے کتنے رائٹ ہیں. اور اسکول جو ہے وہ جو ایک اور بھی دھمکی ہوتی ہے نا کہ ہم کورٹ لے کر جائیں گے, تو اس میں what do you suggest that how a parent should handle that situation? بہت اچھا سوال ہے, اور اس میں جو ہے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ضروری بات یہ ہے کہ اسکول اور پیرنٹس دونوں ایک ساتھ کام کریں, پارٹنرشپ میں کام کریں. ظاہر ہے پیرنٹ کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کی یہی خواہش ہے کہ بچہ جو ہے ان کا وہ کسی طرح ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہو, اور اسکول کو بھی یہ چاہیے, ان کا بھی یہی ہے کہ بچہ ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہو. لیکن جب تک آپ پارٹنرشپ میں کام نہیں کریں گے تو پھر بچہ ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. اب ٹھیک ہے اٹینڈنس ضروری ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کئی دفعہ آپ 100% اٹینڈنس نہیں ہو سکتی بچے کی, اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح سے بتائیں اور سارا پروف دے کے, کیونکہ اسکول بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا میڈیکل ایشو ہے تو ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ کی جی پی نے کہا ہے کہ بھی بچے کو ایگزائٹی ہے, وہ صبح نہیں جا سکتا, اس کے لیے تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ اس کو ذرا اکوموڈیٹ کرے گا. تو اسکول کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کام کرے, اور پیرنٹس کو چاہیے بھی اس طرح, تو دونوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اس میں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی پیرنٹس ہیں جس طرح وہ بچے کو ویسے ہی نہیں بھیجتے اسکول, یا جیسے اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں یہ کافی ہوتا ہے کہ جی ہم پاکستان جا رہے ہیں تو 3 ہفتے کی چھٹی ہے, تو اب اتنا دور جا رہے ہیں, ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں, تو ہم چلیں اس کو نا 3-4 ہفتے کی چھٹی اور بڑھا لیتے ہیں. وہ اسکول کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بہت پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں, 1.5 سال 2 سال, کووڈ میں تو بہت ہی دیر ہوگی, بچہ اپنے نانا نانی دادا دادی کزنس پھوپھی وغیرہ سے نہیں ملا, اس کو زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن یہ اس میں ان آتھورائز ایبسنس میں آ جاتی ہے. تو اس وقت اس میں اسکول تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے. اور جہاں تک وہ جو فائن والی بات ہے وہ بائی لا ہے کہ وہ جو لوکل اتھارٹی ہے ان کے پاس یہ بائی لا رائٹ ہے کہ وہ فائن کریں اگر کوئی بچہ پیرنٹس ان آتھورائز ایبسنس کرتے ہیں. لیکن جو میڈیکل نیڈس ہیں جو اس قسم کی ہیں, اس میں واقعی میں دونوں کو, پیرنٹس کو اور اسکول کو, دونوں کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے. اسکول پہ بھی کافی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیرنٹس کو بلائیں اور آرام سے بیٹھ کے ان کی پوری بات سمجھیں. ظاہر ہے کسی پیرنٹ کا یہ دل تو نہیں چاہتا وہ جان بوجھ کے بچے کو گھر میں نہیں رکھ رہا. بچے کو گھر میں رکھنا بھی کافی اتنا آسان کام نہیں ہے. جس کے گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ گھر میں بچہ رہنا آپ اتنا کافی رسپانسبلٹی ہے, اور کافی پیرنٹس اسپیشلی اگر پیرنٹس کوئی کام جاب کرتے ہیں تو ان کے اوپر تو اور بھی اس پہ ہو جاتا ہے, اسٹریس آ جاتا ہے. تو اسکول کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اب ایسے شوقیہ بچے کو گھر پہ نہیں رکھ رہے. تو لیکن جہاں تک جو
जहाँ पे ये पार्टनरशिप ठीक तरह चल रही है, जहाँ पे स्कूल अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ पे पेरेंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह समझा पा रहे हैं अपना एविडेंस दे के, तो फिर ये ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन दोनों को ठीक तरह चलना चाहिए। और जहाँ पे ये रिलेशनशिप टूट जाती है, नहीं स्कूल समझ पा रहा या पेरेंट नहीं समझा पा रहा, वहाँ पे फिर वो पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नेंस को लिख सकते हैं कि जी ये हुआ। अब हमारे पास एक दफ़ा काफ़ी, अब मैं ज़्यादा ज़ाहिर है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दूंगी ताकि कोई रिकग्नाइज बच्चा नहीं हो सके, पहचाना नहीं जा सके। तो एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तो कंप्लेंट इसी तरह होती है कि पहले आपने टीचर को लिखा, फिर टीचर के बाद हेड टीचर के बाद वहाँ पे भी आप सेटिस्फाई ना आए तो फिर वो बोर्ड के पास जाती है। तो जब बोर्ड के पास आई, तो जब वो हम बैठे सुनने के लिए कंप्लेंट, पेरेंट आए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखें, इससे पहले कि हम कंप्लेंट सुने, आप मुझे बताएं, आप अपने बच्चे के बारे में बताएं कि वो कैसा बच्चा है, वो क्या, उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या ना पसंद है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि बच्चा इज एट द हार्ट ऑफ द कंप्लेंट। तो मुझे ये सारा पढ़ के जो है मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपका बच्चा किस किस्म का बच्चा है, वो क्या है, उसके बारे में मुझे बताएं। तो ये पेरेंट के लिए बहुत अनयूजुअल बात थी कि किसी ने उनको यही कहा है कि जी हमें अपने बच्चे के बारे। तो उन्होंने मुझे फिर काफ़ी सारा बताया उनके बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स थी, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स नीड्स थी उस बच्चे की, तो वो सारा समझाया। और उससे उनको ये लगा, पेरेंट को ये लगा, मदर आई थी कि शायद जो है जो बोर्ड है वो वाकई मेरे बच्चे में इंटरेस्टेड है, वो वाकई ही सुनना चाह रहा है कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह जब हमने बात शुरू करने की तो वो कंप्लेंट वहीं बैठे बैठे ही रिजॉल्व हो गई उसी में। तो सिर्फ इतना था कि मैंने सिर्फ इतना किया था कि उनको बोलने का मौका दिया। तो कई दफ़ा होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनका सिर्फ ये होता है कि भाई हमें सुना जाए और हमें देखा हम और ये कहा जाए कि भी हमें पता है कि आप जो हैं आप you are not trying to make the life difficult for the school, you are just trying to make life easy for your child. अगर ये बात स्कूल समझ जाए तो फिर काफ़ी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो इसमें स्कूलों का काफ़ी काम है, उनको काफ़ी करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि ये पार्टनरशिप है कि इसमें अगर ये पार्टनरशिप ठीक तरह चले तो बच्चे का ही इन द एंड फ़ायदा होता है। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन साइमा। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग जो है ना वो यूके से हैं, तो आई विश कि ज़्यादा ख़वातीन होती ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। एक और चीज़ जो अगेन मैं स्पेशल नीड्स की बात करूँगी, जो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, जिनको एक स्कूल को एक जो है अलाउंस दिया जाता है, फंड होता है, एक 10,000 पाउंड पर चाइल्ड पर एनम उसका होता है। तो पेरेंट्स के पास कितना राइट है कि पेरेंट्स स्कूल से ना पता कर सकते हैं कि जी यू गॉट दैट फंडिंग फॉर माय चाइल्ड, वेयर यू आर स्पेंडिंग एंड देन ऑन व्हाट रिसोर्सेज यू आर स्पेंडिंग दैट वन ऑन। तो पेरेंट्स का कितना राइट है, और अगर पेरेंट्स चाहें तो वो किस तरह स्कूल को अप्रोच करें? थैंक यू समा। इसमें भी अगेन मेरे ख्याल से स्कूल्स पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको करनी चाहिए कि एक्सप्लेन करें स्पेशल नीड्स फंडिंग जो है। जब तक अगर आप पेरेंट्स को ठीक तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कितनी फंडिंग है, कितनी कहाँ से आई है, कितनी आई है और कहाँ पे स्पेंड हुई है, तो पेरेंट्स को समझ नहीं आएगा और फिर वो ज़्यादा सवालात पूछेंगे तो फिर स्कूल जो होता है वो एकदम डिफेंसिव पे चला जाता है। तो शुरू से ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप ठीक रहे तो आप शुरू से ही पेरेंट्स को बताएं कि फंडिंग क्या होती है। अब एक जो मिसकंसेप्शन थोड़ा सा आ जाता है वो ये होता है कि जब स्पेशल नीड्स फंडिंग आती है तो पेरेंट्स समझते हैं कि ये जो 10,000 पाउंड्स आए हैं या 6,000 पाउंड्स आए हैं, जितना ये पूरा सिर्फ मेरे चाइल्ड के लिए आया है। वो इस तरह नहीं होता। वो स्पेशल नीड्स फंडिंग आती है, वो फिर स्कूल को कहते हैं कि ये अब वो इस तरह कर सकते हैं कि 10,000 आया, उससे वो उन्होंने एक सेंस सपोर्ट टीचर हायर कर ली और वो जो सेंस सपोर्ट टीचर है वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं, वो बाकी 2-3 बच्चों को भी हेल्प कर रही है। तो अगर मैं समझूं कि जी ये तो फंडिंग मेरे बच्चे पे आई थी, आपने उससे एक टीचर हायर कर ली और उस एक टीचर ने बाकी 2 बच्चों को भी पढ़ाया है, तो ये आपने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है। तो स्कूल को ये
ضرور بہت ضروری ہے اسکولس یہ سمجھائیں پیرنٹس کو کہ فنڈنگ کس طرح ہوتی ہے اور اس کی ریسورسز کس طرح چلتی ہیں، کہ جو آتی ہے ضروری نہیں، اب ہو سکتا ہے کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ ایک ہی چائلڈ پہ اسپینڈ کی جائے، اور ضروری اور لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسکول دیکھے کہ یہ جو فنڈنگ آئی ہے اگر اس سے ہمیں ایک اسپیشل نیڈس ایجوکیشن ٹیچر لے لیں یا ہم کوئی ایسی ریسورس لے لیں جو بہت سارے بچوں کا کو یوز کر سکے، کیونکہ جو فنڈنگ آتی ہے اسکولس یوزلی اس فنڈنگ سے زیادہ ہی ان دی اینڈ اسپینڈ کر لیتے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر آپ پیرنٹس کو ٹھیک طرح، اب آئی ایم شیور اگر پیرنٹس کو بٹھا کے سمجھایا جائے ٹھیک طرح سے تو کوئی بہت ہی کم پیرنٹس، میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے، لیکن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں ٹھیک ہے 10,000 پر چائلڈ آیا ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 10,000 ہم ایک ہی بچے پہ اسپینڈ کریں گے، کیا پتا اس بچے کو صرف بہت ہی اس کی جو نیڈ ہے وہ صرف چند couple of £100 کی ہے، اور جو باقی جو 9,000 پاؤنڈ بچے ہیں وہ ہمیں دوسری جگہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں، تو اس طرح۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی نیڈ اتنی کمپلیکس ہے کہ وہ 10,000 سے زیادہ اس کی نیڈ ہے، اس کو 20,000 چاہیے، تو وہ ہم ادھر سے دوسری طرح سے اس کو پورا کریں گے۔ تو اس قسم کی اب ہمارے اسکول میں ایک جو بچہ آیا تھا، ہمیں اس کے لیے پورا اس کی بہت کمپلیکس نیڈس تھی، اس کے لیے ہمیں اسپیشل چینجنگ روم بنوانا پڑا تھا، تو ظاہر ہے وہ 10,000 پاؤنڈس میں نہیں تھا، وہ اس سے زیادہ تھا، اسے لوکل اتھارٹی نے بھی ہیلپ کی تھی سب کچھ، لیکن وہ سب اس میں سب کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ یہی بات اگین آ جاتی ہے کہ اگر اسکول سمجھائے گا نہیں پیرنٹس کو تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ جی سائمہ۔ اچھا آپ کی بات مجھے تو سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ بیکاز آئی ہیو ورک ود چلڈرن ود اسپیشل نیڈس، سو آئی نو کہ بعض بچوں کی نیڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، تو اوبیسلی ان کے لیے آپ کا وہ 10,000 کا جو ایک وہ جو ہوتا ہے وہ پاٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے کم ہوتا ہے نا۔ سائمہ اسکول جو فنڈنگ ہے وہ سارے اسکولس کو ایک جیسی ملتی ہے، ایک جیسے ہاں ملتی ہے۔ اکیڈمیز کا بجٹ زیادہ نہیں ہوتا، اکیڈمیز کا بجٹ صرف یہ ہے کہ جو مینٹین اسکولز ہیں جو اکیڈمیز نہیں ہیں اس کا بجٹ لوکل اتھارٹی کو جاتا ہے، پھر لوکل اتھارٹی جو ہے وہ اسکولز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اس میں سے کئی اسکولز کو شاید تھوڑا، جیسے جب میرا جو اسکول تھا تو ہماری ریزلٹس بہت اچھی آتی ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ، تو ہمیں جو لوکل اتھارٹی سے ملتا تھا وہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کی ریزلٹس تو ویسے ہی بہت اچھی آ رہی ہیں، جو بروں میں باقی اسکولس ہیں جن کی ریزلٹس اچھی نہیں آ رہی ان کو ہم تھوڑا سا زیادہ دیں گے تاکہ وہ ذرا زیادہ اچھی ٹیچرز ہائر کر سکیں، زیادہ اسٹاف بڑھا سکیں، تو اس لیے ہمیں کم ملتا تھا اس میں، لیکن پر چائلڈ فنڈنگ جو ہے وہ ہر ایک کو سیم ملتی ہے، چاہے اکیڈمی ہو کہ چاہے دوسرا ہو۔ نورین اٹ واز ریئلی نائس۔ آپ اگر اپنی بیٹیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ماشاءاللہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں، تو تھوڑا مجھے آئیڈیا جی ہو تھینک کہ یو جو ڈاکٹر شیلا۔ پہلی جو بڑی بیٹی ہے اس نے میڈیسن کر لی ہے، اس نے اپنا جو پاکستان جسے ہاؤس کو جاب کہتے تھے وہ بھی اب کر لی ہے، اب وہ اپنی کورس ٹریننگ انٹرنل میڈیسن میں اس کا کرنے کا خیال ہے، تب وہ انٹرنل میڈیسن کر رہی ہے۔ تو اس نے جو تھا یہ میں پہلے بھی کہتی کہ میرے میاں ڈاکٹر ہیں لیکن ہم نے خود کسی کو فورس نہیں کیا تھا میڈیسن میں جانے کا، یہ جو بڑی ہے یہ شروع سے کہتی تھی جی میں نے لاء پڑھنی ہے، بہت ایڈمنٹ تھی کہ جی میں نے لاء پڑھنی ہے، اور جا کے اس نے لاء فرمز میں یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایئر 10 میں ہو تو آپ کو 1-2 ہفتے کہیں جا کے کہیں بھی آپ کو ورک ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے، تو اس نے خود ہی جو ہے لاء فرمز کو لکھا کہ جی مجھے لاء پڑھنی ہے تو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، تو خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے جس لاء فرم کو اس نے لکھا تھا تو ان کا جواب آیا کہ جی ہم تو 1 ہفتے کی دیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں میرا اسکول تو 2 ہفتے کے لیے ہمیں بھیج رہا ہے، تو اگر میں 1 ہفتہ آپ کے پاس کروں 1 ہفتہ کہیں اور کروں تو وہ تو مشکل ہو جائے گا، تو پلیز مجھے 2 ہفتے ہی چاہیے۔ پھر وہ جو تھا جس سے بات اس کی چل رہی تھی اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے پارٹنرز سے بات کر کے جو باقی لائرس ہیں ان کو پھر میں آپ کو آئی کانٹیکٹ یو، پھر اس کا ای میل آئی کہ میں نے ان کو بات کی ہے، تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ یہ ایئر 10 کی بچی جو ہے یہ خود ہی کر رہی ہے اور خود اپنا کیس ایک طرح کا لڑ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہم دیتے تو نہیں ہیں، ہم 1 ہفتے کا دیتے ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کو، پر آپ آ کے 2 ہفتے کا کر لیجیے، تو وہ گئی، اس نے کیا، بڑا انجوائے کیا، تو وہ کافی اس میں تھی کہ اس نے کرنا ہے، تو ان دنوں میں وہ کر رہی تھی۔ یہاں پہ ایک اور اسکیم ہے اس کو ڈیوک آف ایڈنبرا اسکیم کہتے ہیں،
اس میں ہے کہ اس میں بچوں کو کیمپنگ اور دوسری چیزیں بھی، آپ کو تھوڑا سا سوشل ورک کرنا ہوتا ہے، آپ کو کیمپنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو ہائکنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں تاکہ بچے کا کیریکٹر ڈیولپ ہو. تو اس کے ویریس لیولس ہوتے ہیں. سب سے جو پہلا ہے وہ برونز ہے، اس میں آپ 1 رات کیمپنگ کرتے ہیں. پھر سلور ہے، اس میں شاید 2-3 دن کی کیمپنگ ہوتی ہے. جو گولڈ ہے اس میں 5 دن کی کیمپنگ ہوتی ہے. پلس گولڈ میں ایک اور ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں اور جا کے بھی آپ نے ریزیڈینشیل کہیں پہ اسپینڈ کرنا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ نہ ہوں، تاکہ آپ میں وہ ڈیولپ ہو، کانفیڈنس آئے. تو یہ میری بڑی بیٹی سارا سوچ رہی تھی کرنے کا، گولڈ بھی کر رہی تھی. تو اب وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں سے اس کو ریزیڈینشیل ملے. تو اس نے دیکھا کہ ایک یونیورسٹی آف ناٹنگھم ایک کورس رن کر رہی تھی، وہاں پہ ہو رہا تھا فار اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو گو انٹو میڈیسن. تو وہ ایک 5 دن کا ریزیڈینشیل کورس تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ کر لیتی ہوں، میڈیسن تو مجھے کرنی نہیں ہے، لیکن میرا وہ جو ڈیوک آف ایڈنبرا گولڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو اس لیے میں وہاں جا کے وہ کر لیتی ہوں. تو وہاں گئی وہ کرنے کے لیے، صرف اپنی گولڈ ڈیوک آف ایڈنبرا گولڈ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے. واپس آئی تو کہتی ہے بس آئی چینج مائی مائنڈ، میں نے تو میڈیسن کرنی ہے. تو وہ ایک دم پہلے لا کرتی شروع سے لا کرتی، ایک دم اس نے مائنڈ چینج کیا، پھر میڈیسن. پھر ماشاء اللہ خیر کر لی اس نے میڈیسن، اب وہ کر رہی ہے. جو نمبر 2 ہے اس نے بھی میڈیسن کا ہی سوچا. تو وہ اب اپنے 2nd لاسٹ ایئر میں ہے، تو وہ پڑھ رہی ہے. جو سب سے چھوٹی ہے اس کو میڈیسن کا نہیں تھا، وہ کہہ رہی تھی بالکل مجھے میڈیسن نہیں پڑھنی. اور انگلینڈ میں اگر آپ کو میڈیسن پڑھنی ہے تو آپ کے لیے کیمسٹری لازم ہے. تو بایولوجی آپ نے لی ہو کہ نہ لی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کیمسٹری نہ لی ہو تو پھر آپ کو میڈیسن میں نہیں ملتا داخلہ. تو اس نے کیمسٹری نہیں لی تاکہ اس کو میڈیسن نہیں زیادہ پڑے. تو اس کو میتھس بہت اچھی لگتی تھی، اس نے میتھس لی. اور اکنامکس کے اس نے 1-2 لیکچرز جب سیکنڈری اسکول میں جب ایڈمیشن ہو رہی تھی اس سے پہلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اسکول میں آئیں اور دیکھیں، ویریس کلاسز اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. کہ میتھس وغیرہ تو خیر آپ کو آئیڈیا ہوگا کیونکہ آپ نے GCSE میں بھی پڑھی ہے، پر ایسے سبجیکٹ جو صرف A لیولس کے لیے انٹروڈیوس کیے گئے ہیں تو وہ آپ اس کو سمجھ جائیں. تو اس نے اکنامکس کی کلاس اٹینڈ کی تو کہتی ہاں مجھے اکنامکس کافی اچھی لگی. تو پھر اس کے A لیول کے سبجیکٹس تھے میتھس، اکنامکس اور اسپینش. تو اسپینش کا اس کو بڑا شوق تھا شروع سے، تو کہتی یہ اس نے 3 سبجیکٹ کیے. تو اب وہ چلے گئی ہے اکنامکس پڑھ رہی ہے. تو اس نے پڑھ تو یہاں پہ کر رہی ہے اپنی انڈر گریجویشن تو لندن سے کر رہی ہے UCL سے، لیکن 4 ایئر کا کورس ہے اس کا، اور اس میں 1 سال جو ہے وہ ہے اسٹڈی ابراڈ. تو اس نے ویریس کورسز وغیرہ دیکھے تو اس کو یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا کورس پسند آیا. تو آج کل وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں گئی بھی اپنا ایئر ابراڈ کرنے. تو وہاں پہ بھی اکنامکس ہی کر رہی ہے، لیکن وہاں پہ اور اس کو اکنامکس میں آج کل جو اچھا لگ رہا ہے وہ ڈیولپمنٹل اکنامکس اچھا لگ رہا ہے. جو میں تو چونکہ بایولوجی کی طرف کی وہ تو میرے تو سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے کہ کیا ہے. بٹ وہ کہہ رہی کہ اکنامکس میں اس کو فائنانس اس کو اتنا پسند نہیں، لیکن وہ کہتی ہے اس کو جو زیادہ پسند ہے وہ ڈیولپمنٹل اکنامکس ہے. تو وہ اب اس کی طرف اس کا جا رہا ہے رجحان کہ شاید وہ آگے ماسٹرز ڈیولپمنٹل اکنامکس میں کرے. پر فی الحال شی از این انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ. تو وہ آج کل ٹورانٹو میں پڑھ رہی ہے اور اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے ٹورانٹو میں. وہ جہاں اس کو برف سنو کا بہت شوق تھا دیکھنے کا. لنڈن میں تب سائمہ کو پتا کہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے اس دفعہ پڑی ہے جب وہ نہیں تھی، لیکن اس پہلے تو کافی پچھلے 4-5 سالوں سے ہمیں سنو فال ہماری بہت ہی ہلکی رہی ہے. تھوڑی سی اگر ہوئی تو ہوئی، اور وہ بھی 1-2 گھنٹوں میں پگھل گئی. تو وہ ٹورانٹو جانے میں اس کو یہی بس تھا کہ بس میں وہاں جا کے سنو فال دیکھوں گی. تو وہاں جا کے بھی وہ اس کو دیکھی، اس نے سنو مین بھی بنایا. تو وہ بڑا شی از ہیونگ اے ٹائم آف اے لائف، کافی انجوائے کر رہی ہے وہ. تو آج کل میرے گھر پہ جو میری تینوں جو بڑی ہے وہ لیڈس رہتی ہے، جو نمبر 2 ہے وہ بھی یونیورسٹی میں ہے، نمبر 3 بھی. تو آج کل ہم 2 میاں بیوی گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے ایک تو گھر بہت ہی سونا سونا سا ہو جاتا ہے، بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہنسی مذاق اس کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی.
اور پلس جو سب سے مشکل بات ہے کہ آپ جب ہمیشہ 5 بندوں کا کھانا میں پکاتی تھی، اب مجھے اس کو ریڈیوس کرنا مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو 2 بندوں کا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے حالات ہیں، لیکن اللہ کرے بس جو جہاں ہے خوش رہے اپنے اپنے کاموں میں، جو کر رہی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو سکسیسفل کرے۔ اور تینوں کا ہم نے ایز اے کپل ہم دونوں کا یہ تھا کہ ہمیں بچوں کو پاکستان سے بہت ان کنیکشن رکھنا ہے، تو تینوں کو اردو بھی ماشاءاللہ بولتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں۔ پاکستان بھی ہم ہر سال ان کو لے کے جاتے ہیں، صرف یہ کووڈ کے بیچ میں ہم 2 سال تک نہیں گئے ہیں، اور اب جو میری بیچ والی ہے اس کو یونیورسٹی کی اس کی چھٹیاں مارچ نہیں ہو رہی، تو اس کو شاید 3 سال ہو گئے گئے ہوئے، لیکن بچپن سے ہمارا کوشش تھی کہ ہم ان کو پاکستان ضرور لے کے جائیں تاکہ پاکستان سے وہ رہیں۔ اور رات کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہم ساتھ مل کے کھاتے ہیں، اور اس وقت ہم بیٹھ کے ٹی وی کا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا کراچی، لاہور، پشاور، جہاں بھی کوئی ڈرامہ سیٹ ہے وہ ہمیں چیزیں نظر آئیں، بچے دیکھیں، تھوڑی اردو ان کو ایکسپوز ہوتے رہیں، تھوڑے کلچر سے ایکسپوز ہوتے رہیں۔ تو یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تینوں بچوں کو میں نے بہت سمجھایا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے ترانہ آپ نے سننا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو ان کو ترانہ یاد بھی ہے سارا، ان کو زبانی یاد بھی ہے، وہ ساتھ گاتے بھی ہیں، اور جب کہیں ترانہ سنتے ہیں تو وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس دفعہ 14 اگست پہ ہم لیڈز ہی گئے ہوئے تھے، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، لیڈز کہیں گئے ہوئے تھے، خیر ڈرائیو کر کے ہم واپس آ رہے تھے، اور 14 اگست تو اب کار میں چلتے وقت انہوں نے کہا کتنی، چونکہ آج 14 اگست ہے، آج کار پہ ہم کوئی صرف گانے لگیں گے وہ پاکستانی قومی ترانے لگیں گے، تو ہم نے پاکستانی سارے جو جتنے بھی ہمیں یاد تھے وہ ہم نے سارے ڈھونڈ کے وہ اپنے فونز پہ ڈھونڈ رہی تھی، اور سارا رستہ ہم پاکستانی قومی گانے وائٹل سائنس کے، اس سے پہلے دوسرے جتنے بھی یاد تھے سب ڈھونڈ کے ہم پاکستانی گانے گاتے ہوئے ہم نے 4-5 گھنٹے کا وہ سفر گزارا۔ تو یہ ہم دونوں کا بہت تھا کہ ہم نے بچوں کو نا پاکستان سے بہت رکھنا ہے، پاکستان کی ہم نے ان سے باتیں کرنی ہے، ان کو ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری بتانی ہے کہ کس طرح کتنی مشکلوں، کتنی جدوجہد، کتنی قربانیوں سے ملک حاصل ہوا تھا، اور اس کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ملک ہے اس کے لیے ابھی تک ہمیں کاوشیں کرنی ہیں اور اس کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ زبردست نورین، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ آپ نے اپنے ایک کیریئر کو سیکریفائز کیا تو ایک بدلے میں 3 پڑھی لکھی بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ تینوں ہی بہترین ایجوکیشن اپنی لے رہی ہیں، اور آپ کا جو سیکریفائز تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا، اور آپ جو کام کر رہی ہیں آپ نے میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کر رہی ہیں، کہ جس طرح سے ایجوکیشن سسٹم میں آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایک سمپل کیریئر وومن بن کے آپ شاید یہ نہ کر پاتی، کیونکہ یہ زیادہ ڈیمانڈنگ اور زیادہ اتھارٹی والا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ رہ گئی بات پیسے کی، تو وہ اگر آپ کو پے نہیں بھی اس کی ملتی تو آف کورس منی از ناٹ دا آنسر ٹو ایوری تھنگ، اور اللہ تعالیٰ وہ اور چیزوں سے پورا کر دیتا ہے، اور آپ جو اپنا یہ رول کر رہی ہیں تو میرے خیال میں اٹس مارولس۔ جیسے کہ میں ہوں، میں پھر اپنی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ میں اگر اس طرح سے باقاعدہ 9 to 5 9 to 4 والی جاب نہیں کر رہی، آن لائن یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں پاکستان میں، یا یہ اسپیسز کے تھرو کام کر رہی ہوں، یا یہ ویلاگز بنا لیتی ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، پیسہ آئے نہ آئے، ہو کیئرز، لیکن میں تو اپنا ایک کام کر رہی ہوں نا، اور میرے خیال میں یہ اس کا جو ریوارڈ ہے، یہ جو رزق کی یہ والی فارم ہے، مجھے تو یہ بہترین لگتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں، اور وہ آگے ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے سے موٹیویشن لے رہے ہیں، سیٹسفیکشن لے رہے ہیں، اور ملتی ہے سیٹسفیکشن۔ بالکل آپ نے بھی ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ماسٹر کیا جینیٹکس میں کیا، تو یہ کوئی چھوٹی تعلیم نہیں ہے میرے خیال میں، اٹس ون آف ویری گڈ ایجوکیشن جو آپ کے پاس تھی، اور آپ اگر اس کی بیس پہ اپنا کوئی کیریئر آگے چلانا چاہتی تو ڈیفینیٹلی آپ چلا سکتی تھی،
لیکن اگر آپ نے مدرہڈ میں اس کو سیکریفائس اس کو کیا تو اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور دیا ہے. اور میں بھی اگر اپنی اسی جاب میں ہوتی, یہاں پہ کسی آفس میں ہوتی, تو نہ میں یہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوتا میں نے, اور نہ ہی میرے پاس یہ اسپیسز میں آ کے سارا دن یہ باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا, نہ مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا, نہ اتنے سارے دوست ملتے جو اب آپ سب کی شکل میں مجھے ملی ہیں, میری دوستیں, میری سہیلیاں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. وہ کمپنسیشن آپ کی لائف میں ضرور لے کر آتا ہے, اور لکھا ہوا, پڑھا ہوا اور نیک نیت کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی عمل کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اینڈ ماشاء اللہ یو گاٹ ریوارڈ فار اٹ. تو ہم نے ابھی تک تو بڑی کر لی باتیں سیریس کر کے, تے اب اوور ٹو آل دا گرلی گینگ گرلز کے ہون تسی جو مرضی کر لو. نورین دے نال اٹس اپ ٹو یو. پلیز ایک بات میں اور کہوں گی کہ گورننس میں سائمہ کو تو یہ آئیڈیا ہوگا کہ انگلینڈ میں مجھے لگتا ہے اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے مجھ جیسے لوگوں کا آنا کہ ہماری کمیونٹی بہت کم ریپرزینٹیڈ ہے گورننس میں. تو اگر ہم جیسے لوگ آئیں تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کہ ہماری کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں, ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے اس کی ریپرزنٹیشن بھی بہت ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میرا یہ بھی رول ہے کہ کہ ایک میں پاکستانی مسلم مدر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ نورین. اتنے لمبے عرصے تک یہ اس طرح سے کام کرنا اور بغیر کسی معاوضے کے کرنا, اس کے لیے آپ کو ڈبل تالیاں جو ہے نا وہ ملیں گی. میں ابھی بھی جاتی ہوں. تھینک یو. ویسے میں اپنا اور بتاؤں کہ مجھے یہ تو میرا پیشن ہے ہی ہے, لیکن مجھے گارڈننگ کا بھی بڑا شوق ہے, مجھے بیکنگ کا بھی شوق ہے, لیکن میں سائمہ جتنی اچھی بیکر نہیں ہوں. اور مجھے آرٹ کا بھی بہت شوق ہے, لیکن میں صدف جیسی اچھی آرٹسٹ نہیں ہوں. تو پیرس بھی ایک دفعہ گئی تھی 1 ڈے ٹرپ بچوں کو چھوڑ کے. میں نے کہا میں وہاں مجھے پتہ چلا تھا مونے کا میوزیم ہے اورانجری, تو اس پہ مجھے تھا, اس میں تھا کہ ایک کمرہ ہے بالکل گول سا کمرہ ہے, اس کے چاروں پوری دیواروں پہ انہوں نے اس کے لگائی ہوئی ہیں اس کی جو واٹر لیلیز کی ہیں. تو وہ مجھے اتنا فیسنیٹ کیا تھا, میں نے کہا یہ تو مجھے جا کے دیکھنا ہے. تو میں اکیلے گئی تھی, میں نے کہا بچوں کو نہیں لے کے, میں نے کہا بچے ساتھ ہوتے ہیں, اس وقت تھے بھی چھوٹے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بھوک لگ گئی ہے یا کین وی گو ناؤ. تو میں نے کہا آپ لوگ گھر بیٹھے, میں جا کے دیکھ کے آتی ہوں. تو ایک ڈے ٹرپ کی تھی میں نے صرف اس لیے تاکہ میں وہ میوزڈی اور اورانجری کو دیکھ سکوں, وہاں پہ جا کے میں ٹائم اسپینڈ کروں. تو خود تو نہیں مجھ سے بنتا, لیکن مجھے شوق بہت ہے. اور صدف نے جب وہ ڈالا تھا اپنا پرنٹ اس کا وین گوف کی چیئر کا, وہ مجھے اتنا پسند آیا اس پہ, تو میں نے فوراً سب سے پہلے اپنا کلیم دائر کر دیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو کسی اور کی نظر اس پہ جائے, تو میں نے فوراً اس پہ اپنا حق اس پہ میں نے کہا کہ یہ تو آپ میرے لیے الگ کر لیں. بہت اچھا لگا نورین آپ کے بارے میں سن کے. آج اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی قسمتیں بہت اچھی کرے, ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور آپ کو ان کی خوشیاں دکھائیں. اور تھینک یو سو مچ, آپ اتنا اپریشیٹ کرتی ہو ہمیشہ. تو بس میں یہی کہہ سکتی ہوں تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر شیلا بھی. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو ایز لانگ ایز ہم خود خوش ہیں تو بس باقی دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ جاب کر رہی ہیں, آپ اس میں خوش ہیں تو بہت ٹھیک, آپ کے لیے وہی ٹھیک ہے. اگر آپ جاب نہیں کر رہی اور آپ خوش ہیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو اپنی لائن جو ہے آپ خود ہی اپنا راستہ خود بنائیں, اپنی منزل خود تعین کریں, اپنی منزل تک خود پہنچیں. اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان کا مت سوچیں. جو میں نے کہا تھا میری منزل ہے وہ میری منزل ہے, وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. جو آپ کی ہے وہ آپ کی ہے, وہ میری نہیں ہو سکتی. اور بس اپنے حال میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سوچا ہے وہ بہتر ہے. اللہ کی رضا میں ہم راضی, اور رزق جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے, میری رزق اللہ تعالیٰ نے میرے میاں کے تھرو لکھی تھی. تو بس یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے جاب نہیں کی, شادی سے پہلے کی تھی. اس وقت رزق خیر وہ میں نے میرے پیرنٹس نے مجھے
मेरे फादर जो थे स्पेशली वो कहते थे कि नहीं कोई भी मैं कुछ करती कि मैं ये खुद खरीद रही हूँ, कहते क्यों क्यों खरीद रही हो, संभाल के रखो। मैंने कहा संभाल के तो क्या करूँगी, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, मुझे खुद करने दें। कई दफ़ा बहुत लड़ाई झगड़े के बाद मैं उनसे मनवाती थी कि मैं अपने पैसे खुद अपने ऊपर खर्च कर लूँ, तो उनको यही होता था कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जो तुम्हें चाहिए उसको मैं करूँगा। और शादी के बाद तो खैर थोड़ा किया, उसके बाद तो फिर जब मैंने जॉब छोड़ दी तो बस अल्लाह ताला ने मेरी रिस्क अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ के थ्रू लिखी हुई थी, तो मैं इसमें मैंने इसलिए भी ये था कि मेरी रिस्क इस तरह लिखी हुई है, तो मैंने ये लाइन चूज़ की कि मैं वॉलंटियर वर्क करूँ। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नौरीन, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा है। पता नहीं शायद आपने बता दिया हो पहले, लेकिन मैंने सुना नहीं। थोड़ा सा आप अपने मॉम डैड के बारे में बताएं और अपने बचपन के बारे में। अगर तो बता दिया तो प्लीज दोबारा बता दें। मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि इतनी नफीस, इतनी शाइस्ता खातून की बचपन कैसा गुजरा और उनके मॉम डैड ने उनको कैसे किस स्टाइल में रेज किया। थैंक यू सो मच। तो वो प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। मैं पहले भी ये कहा था कि मैं जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली मैं नानी की वजह से। नानी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी। वो हैदराबाद में होते थे मेरे नाना नानी, तो हम लोग कराची में थे। तो जब भी हम जाते थे तो मेरी नानी को काफ़ी आर्थराइटिस था, उनको काफ़ी शदीद किस्म का था, तो बहुत कम निकलती थी। तो काफ़ी सारी हमारी फैमिली हैदराबाद में थी, तो कोई भी फंक्शन होता, कोई शादी, कोई किसी के घर का आना वाना, तो पूरी फैमिली जाती। तो मेरी नानी कई दफ़ा नहीं जाती थी, तो मैं कहती थी ठीक है मैं भी, अम्मी जी, हम उनको अम्मी जी कहते थे, अम्मी जी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रही। तो बस हम 2 घर ठहर जाते थे और बाकी सारा ख़ानदान जाके शादी वगैरह अटेंड कर लेता था। तो वो फिर मुझसे बैठ के मैं उनसे प्री पार्टीशन की बातें, पाकिस्तान बनने की बातें और अपने पेरेंट्स की बचपन की बातें उनसे करती थी। तो ये भी मैंने पहले बताया कि हमारे ख़ानदान में पढ़ाई पे बहुत ज़ोर दिया जाता था, कि लड़की हो कि लड़का हो, दोनों के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। कोई उसमें तफरीक नहीं डाली जाती थी कि भाई लड़की है तो उसको घर का काम सिखाओ, लड़का है तो वो पढ़े या लड़की ना पढ़े। ये मेरी नानी को मेरे परनाना, उन्होंने भी स्कूल में डाला था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो नानी भी माशाल्लाह मेरी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने आगे फिर मेरी वालदा को भी पढ़ाया, उन्होंने भी एमए किया था। उसके बाद मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भी जो भी पढ़ना है लाइन आप अपने पसंद से लें, जो भी, हम आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे कि तुम्हें ये बुक करना है, ये वो करना है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर है। तो हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे बाद मेरी बहन है और सबसे छोटा हमारा भाई है। तो हम तीनों को जो भी हमने पढ़ना था, कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि हमें भाई को पढ़ाया गया और हमें नहीं पढ़ाया गया, ये भाई के साथ कोई ज़्यादा अच्छा सलूक हुआ और हमारे साथ नहीं हुआ। तो हमें ये फील ही नहीं होता था कि हम तीनों में कोई फ़र्क है। हमारे दोनों माँ बाप ने हमें बिल्कुल एक तरह से ट्रीट किया कि कोई कुछ नहीं होता था कि हमें कोई ज़रा से भी हमें लगे कि भी हमारा भाई लड़का है तो उसको कोई चीज़ मिली और हमें नहीं मिली। जो रिस्ट्रिक्शन भाई के ऊपर थी वही हम पे थी, जो हम पे रिस्ट्रिक्शन थी वही भाई पे थी। अगर हमें था कि भी रात को ज़्यादा देर बाहर नहीं जाना, तो भाई के साथ भी यही था कि उसको भी रात को ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना। अगर हमारा था कि जिन फ्रेंड्स के घर हम जाते थे वो उन्हीं के जाते थे जिनको मेरे पेरेंट्स जानते थे, तो भाई के साथ भी यही था कि उसको भी खुली छुट्टी नहीं थी। तो जो रूल्स थे वो सबके लिए इक्वली रूल थे, किसी को कोई ये नहीं हुआ, हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि भी हम तो लड़कियां तो हमें तो इस तरह रखा गया और भाई को अल्लाह उन्होंने दे दी। तो भाई को भी माँ बाप ने यही कहा कि तुम भाई हो, तुमने बहनों का ख्याल रखना है। तो भाई अब भी मेरे वालिद का तो 2018 में इंतकाल हो गया, तो अब भाई हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो भी हमारा उसी तरह ख्याल रखता है जिस तरह उसने हमारे वालिद को हमारा ख्याल रखते देखा। तो दोनों पेरेंट्स मेरे माशाल्लाह बहुत ही नफीस थे। फादर मेरे तो
और चूँकि पढ़े लिखे थे उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप तालीम याफ़्ता हो जाएँ तो आपका ज़हन कुशादा हो जाता है, आप सोचने समझने की आपको सलाहियत आ जाती है। तो हम उनसे हर चीज़ डिस्कस कर सकते थे, हम उनसे मज़ाक भी करते थे, हम उनसे गप्पे भी लगाते थे। हम बहुत ही मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आज अगर मैं सोचूँ कि मुझे कोई चीज़ कमी तो नहीं रही मेरे चाइल्डहुड में, तो मैं बिल्कुल हल्फिया कह सकती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती कि और ये नहीं है कि भी हम अमीर थे या कुछ था, उसकी नहीं बात है, उसकी सिर्फ ये बात है कि जो प्यार मिला और जो हमें जो हमारी जो तरबियत थी उसकी वजह से मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई मेरे। तो और मैं अपनी बच्चियों को भी ये कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि जब आप बड़े हो और कोई आपसे पूछे कि थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड, डिड यू हैव अ नाइस चाइल्डहुड, तो मेरा दिल चाहेगा कि मैंने आपको इस तरह, हम दोनों ने आपको इस तरह परवरिश की हो कि आपका इसका जवाब हो कि हाँ वी हैड अ लवली चाइल्डहुड। तो ये मेरा भी था कि बहुत मज़े का चाइल्डहुड था, बहुत मज़े की हमने कि बहुत ही आसाइश वाला भी था, लेकिन उसकी बात नहीं है। हमने जो घर का माहौल था वो बहुत अच्छा माहौल था हमारा, कि हम तहज़ीब भी थी, तकद्दुस भी था, माँ बाप का रिस्पेक्ट भी था, लेकिन वो हवा नहीं बन थे हमारे माँ बाप के भी हम उनसे कुछ बात नहीं कर सके। हम माँ बाप से बात भी कर सकते थे, डिस्कस भी कर सकते थे, हम हंसी मजाक भी करते थे। मेरे वालिद का तो बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही मज़े का था, उनको जोक्स वगैरह बहुत याद रहते थे। तो उनके साथ आप बैठ जाएं तो बस महफिल उनके साथ जब होती तो बहुत ही मज़ा आता था। अभी रिसेंटली मुझे कोई हमें मिले शादी पे एक साहब, तो वो मेरे पेरेंट्स के भी जानने वाले थे। तो वो मुझे कहने लगे कि उनके साथ उनकी वाइफ भी आई हुई थी कि मेरे जो ससुर हैं वो आपके वालिद से एक ही दफ़ा मिले थे, लेकिन वो आज तक कहते हैं कि जो अफजल साहब थे वो बहुत ही नफीस शख्स थे। तो बस डैडी का ये था कि उनको कोई शख्स एक दफ़ा मिल जाए तो वो फिर उनको भूल नहीं पाता था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा चाइल्डहुड माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और जो भी मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। डैडी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उनको फ़ारसी भी उन्होंने पढ़ी थी। मम्मी ने मेरी वो सिंध में पढ़ी थी, तो उन्होंने सिंधी पढ़ी थी, तो उनको सिंधी काफ़ी आती थी। तो कराची में जब हम सिंधी ड्रामे कोई देखते कुछ समझ नहीं आता तो वो मम्मी हमें ट्रांसलेट कर देती थी, और पर्शियन जो है वो डैडी को आती थी, तो वो हमें कई दफ़ा शेर सुनाया करते थे, फिर उनकी ट्रांसलेशन करके बताते थे कि ये इस शेर का ये मतलब है। तो वो बहुत अच्छा लगता था उनके लिए, उनसे पर्शियन की शायरी सुननी। उनकी याददाश्त भी बड़ी अच्छी थी, तो उनको काफ़ी जो चीज़ पढ़ लेते तो उनको याद रहती थी। तो वो बहुत ही उनकी जो कमरा है उसमें किताबें भरी हुई हैं। यहाँ से भी जब मैं जाती थी पाकिस्तान तो उनके लिए, मम्मी के लिए तो मैं परफ्यूम्स वगैरह या घर की डेकोरेशन की चीज़ें ले जाती थी। डैडी के लिए हमेशा मैं किताबें लेके जाती थी, उनको किताबों का बहुत शौक था। तो बस वो पढ़ना शुरू कर देते, और शाम तक या एक ज़्यादा मोटी होती तो एक आध दिन तक वो उन्होंने किताब पढ़ ली होती थी। सब ये कहते थे अभी आई है इसको थोड़ा आपने फ़ौरन ख़त्म कर ली। तो यही शौक मुझे भी आया है कि पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस घर में, मैं यही कहती हूँ कि एक तो अल्लाह ताला ने बहुत मुझ पे एहसान किया, मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, और फिर दूसरा एहसान किया कि इस वाले घर में पैदा किया। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। अरे वाह, क्या बात है नूरीन, किताबें पढ़ने वाले माँ बाप, पढ़े लिखे, खुद पढ़ी लिखी, माशाल्लाह। इल्म बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत कोई है नहीं, और जिसके पास वो हो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहती। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि शायद जो पैसा है और मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पता नहीं ये कोई रिस्क है, रिस्क का एक पार्ट है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, और सबसे कम कीमत का रिस्क है। आला तरीन रिस्क में जो चीज़ें शामिल हैं वो इल्म है, अच्छी औलाद है, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन लाइफ पार्टनर, अच्छे ख्यालात, अच्छी सोच, ये रिस्क की आला तरीन अरफा तरीन किस्में हैं। और जिनको ये नसीब होता है वो फिर ये पैसे जैसी घटिया चीज़ की वो कोई इतनी परवाह भी नहीं करते। और ज़बरदस्त नूरीन, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपको नौरीन की बातचीत सुन के अच्छा लगा होगा।
नौरीन की कहानी से हमें ये बात पता चली कि हासिल किया हुआ इल्म और एजुकेशन कभी ज़ाया नहीं जाती। आप जॉब करें या ना करें, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को संवारने के लिए आप अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नौरीन की स्टोरी से हमें यही पता चला। इल्म बड़ी दौलत है और एक इल्म वाली औरत ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से बड़ा कर सकती है, बल्कि अपने मुआशरे को भी संवारती है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी बात है जिससे कोई भी मोटिवेट हो सकता है या इंस्पिरेशन ले सकता है, तो प्लीज़ मेरे साथ रब्ता कीजिए। आप हमारी स्पेसेस में आ सकते हैं और उस स्पेस से वीलॉग बन सकता है। इसी तरह से मेरा इन स्पेसेस और इन वीलॉग्स के पीछे जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं अपनी ख़वातीन को, अपनी गर्ली गैंग की लड़कियों को प्रेजेंट कर सकूं उस तरीके से कि जिसमें वो अपने बारे में जो बात बता रही हूँ वो बाकी लोगों के लिए भी बायस फ़ख्र हो और हम उससे मोटिवेट हो सकें और उससे हम लोग और भी बहुत कुछ सीख सकें। आपकी समातों का और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द का और अपने माहौल का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते हुए कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। और इसके साथ ही डॉक्टर शहला को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई स्पेस में किसी और वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।